नमस्कार प्यारे साथियों, हार्दिक स्वागत, अभिनंदन आपके अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल आरबीएससी ऑनलाइन क्लासेस में। लगातार जो आपके पास में वीडियो आ रहे हैं उसमें अपना एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है कारक। 4 वीडियो आपके पास में आ चुके हैं, 4 विभक्तियां मैं करवा चुका हूं, जिसमें से द्वितीय से लेके पंचमी तक मैंने आपको कहा था बड़ी विभक्तियां हैं, ज्यादा पॉइंट होंगे और इन्हीं में से मोस्टली आपके पेपर के अंदर क्वेश्चन आते हैं। प्रथमा विभक्ति शॉर्ट में है, षष्ठी और सप्तमी भी छोटी विभक्ति है। द्वितीय से लेके पंचमी तक आपको याद करने के लिए बहुत मैटर मिलेगा। तो आज अपन स्टार्ट कर रहे हैं पंचमी विभक्ति अपादान कारक। ध्यान से समझिएगा, पूरे वीडियो को लास्ट तक देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, क्योंकि बार बार एक ही चीज कह रहा हूं कि कारक पर अनुवाद प्रकरण और अशुद्धि संशोधन दोनों निर्भर करते हैं। अच्छे से इस टॉपिक को समझोगे तभी वो 2 टॉपिक और कर पाओगे। तो पहला पॉइंट ये कह रहा है इसका कि जब किसी स्थिर ध्रुव से कोई वस्तु, जब किसी स्थिर ध्रुव से कोई वस्तु अलग हो, जब किसी स्थिर ध्रुव से कोई वस्तु अलग हो तो उस स्थिर ध्रुव की, स्थिर ध्रुव की अपादान संज्ञा होती है। अपादान संज्ञा होती है। जब किसी स्थिर ध्रुव से कोई वस्तु अलग हो जाए तो जो स्थिर चीज होगी वो कहलाएगा अपादान कारक। जैसे देखिए, छत से पंखा लगा हुआ है, अगर अपन ने पंखे को छत से हटा दिया तो वो छत से क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। परंतु छत अपनी जगह क्या है, स्थिर है, तो छत क्या कहलाएगी, अपादान कारक कहलाएगी। जो वस्तु स्थिर होती है वो अपादान कारक कहलाती है। जैसे देखिए प्यारे विद्यार्थियों, क्वेश्चन है वृक्षात पत्रम पतति नृपः ग्रामात् आगस्ति। वृक्षात पत्रम पतति नृपः ग्रामात् आगस्ति। वृक्ष से पत्ते गिर रहे हैं, तो वृक्ष से पत्ते गिर रहे, इसका मतलब पत्ते वृक्ष से क्या हो गए, अलग हो गए। परंतु वृक्ष क्या है, वृक्ष अपनी जगह स्थिर है, तो वृक्ष क्या कहलाएगा, अपादान कारक। क्योंकि पॉइंट क्या कहता है, जो स्थिर वस्तु होती है वो अपादान कारक कहलाती है। दूसरा है कि नृपः ग्रामात् आगस्ति। राजा गांव से आ गया, तो गांव से आ गया इट मींस वो क्या हो गया, गांव से अलग हो गया। परंतु गांव अपनी जगह क्या है, स्थिर है, तो गांव क्या कहलाएगा, अपादान कारक कहलाएगा। क्योंकि जो वस्तु स्थिर होती है वो स्थिर वस्तु अपादान कारक कहलाती है। तो अपन कारण क्या लिखेंगे, अपादान कारक के योग में वृक्षात और ग्रामात शब्द में पंचमी विभक्ति। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसका अनुवाद प्रकरण में भी बहुत प्रयोग होता है। जो चीज स्थिर होती है वो अपादान कारक कहलाती है। दूसरा पॉइंट, भय अर्थ वाली और रक्षा अर्थ वाली धातुओं में, भय अर्थ वाली और रक्षा अर्थ वाली धातुओं में जिससे भय लगे, जिससे भय लगे या जिससे रक्षा करनी हो, जिससे भय लगे या जिससे रक्षा करनी हो, उसमें पंचमी विभक्ति लगती है। यानी कि जिससे डर लगेगा या जिससे अपन रक्षा करनी हो उसमें पंचमी विभक्ति लगेगी। जैसे क्वेश्चन आ गया, बालकः
एक चीज और, इससे पहले मैंने आपको बताया इसकी पहचान होती है आत। तो देखिए पहले में वृक्षात, ग्रामात, जिस शब्द में आत की ध्वनि निकले उसमें हमेशा पंचमी विभक्ति होती है। बालकः सिंहात, आत की ध्वनि निकलते ही अपनी विभक्ति का आधा नंबर सेफ हो जाता। बालकः सिंहात बिभेति, बालकः सिंहात बिभेति। और नृपः दुष्टात रक्षति। अब आप खुद देखिए, मैंने अंडरलाइन नहीं किया, अपने समझेंगे कि विभक्ति किस शब्द में लगेगी। बालक सिंहात मतलब शेर से, विभेति में डरता है। तो यहां पर पॉइंट क्या करता है, जिससे भय लगे। यहां पर भय यानी कि डर किससे लग रहा है, शेर से। तो विभक्ति किस में लगेगी, शेर में लगेगी। दूसरा है राजा दुष्टों से रक्षा करता है। तो यहां पर किससे रक्षा करने की बात हो रही है, दुष्टों से। तो दुष्टों के अंदर दुष्टार्थ शब्द में पंचमी विभक्ति लगेगी। अब कारण विभेति की मूल धातु होगी भी धातु के योग में सिंहात में पंचमी विभक्ति है। और यहां पर दुष्टात की मूल धातु होगी रक्ष। तो रक्ष धातु के योग में, रक्ष धातु के योग में दुष्टात में पंचमी विभक्ति है। जिससे डर लगे और जिससे रक्षा करनी हो विभक्ति उसी शब्द में लगेगी। दो पॉइंट, जिसमें पहला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ढंग से एंड तक वीडियो को अच्छे से देखना प्यारे विद्यार्थियों, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तीसरा पॉइंट ये कहता है कि जिनसे नियम पूर्वक विद्या ग्रहण की जाए, जिनसे नियम पूर्वक विद्या ग्रहण की जाए, उन शिक्षक आदि में भी पंचमी विभक्ति लगती है। शिक्षक आदि में भी पंचमी विभक्ति लगती है। जिनसे हम नियम पूर्वक विद्या ग्रहण करते हैं उन शिक्षक में भी पंचमी विभक्ति लगती है। जैसे क्वेश्चन आ गया, शिष्य उपाध्यायात् अधीते, शिष्य उपाध्यायात् अधीते। शिष्य उपाध्यायात् मीन्स आचार्य से, अधीते मीन्स ज्ञान ग्रहण करता है। तो यहां पर किससे विद्या ग्रहण की जा रही है, किससे ज्ञान ग्रहण किया जा रहा है, उपाध्यायात् से। और पॉइंट क्या कह रहा है कि जिससे विद्या ग्रहण की जाती है। तो यहां पर आचार्य के अंदर पंचमी विभक्ति लग जाएगी, क्योंकि विद्या ग्रहण की जा रही है आचार्य से। अब कारण क्या लिखोगे, नियम पूर्वक विद्या ग्रहण करने के योग में उपाध्यायात् शब्द में पंचमी विभक्ति है। नियम पूर्वक विद्या ग्रहण करने के योग में उपाध्यायात् शब्द में पंचमी विभक्ति है। अगला और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, कुछ धातुएं लिख रहा हूं। जुगुप्सा, जुगुप्सा का अर्थ होता है घृणा करना। जुगुप्सा का अर्थ होता है घृणा करना। जुगुप्सा विराम, विराम का अर्थ होता है रुकना। और प्रमाद, प्रमाद मिस होता है आलस या असावधानी करना। जुगुप्सा, विराम और प्रमाद, इन तीन धातुओं के योग में हमेशा पंचमी विभक्ति लगती है। जैसे क्वेश्चन आ गया, महेशः पापात् जुगुप्सते। सह अध्ययनात्
प्रमादति। पहला पॉइंट है कि महेश पाप से जुगुप्सते मीन्स घृणा करता है। तो यहां पर देखिए जुगुप्सते, पहली चीज पापात और अध्ययनात दोनों के अंदर आत की ध्वनि निकल रही है, इसका मतलब इसमें पंचमी विभक्ति है। अब पंचमी विभक्ति क्लियर हो गई, अब आधा नंबर निकालना अपने को कारण का। तो जुगुप्सते, जुगुप्सते की मूल धातु क्या होगी? जुगुप्सा, तो पहले में आ जाएगा जुगुप्सा धातु के योग में। और प्रमादति, प्रमादति की मूल धातु होगी प्रमाद, तो प्रमाद धातु के योग में इनमें पंचमी विभक्ति लग जाएगा। अपन कारण लिखेंगे पहले में जुगुप्सा, जुगुप्सा धातु के योग में पापात में पंचमी विभक्ति है। जुगुप्सा धातु के योग में पापात में पंचमी विभक्ति है। और दूसरे में अपन आ जाएगा प्रमाद धातु के योग में, पहले में जुगुप्सा धातु के योग में और दूसरे में प्रमाद धातु के योग में अध्ययनात में पंचमी विभक्ति है। देखिए दो पॉइंट कि जिनसे नियम पूर्वक विद्या ग्रहण की जाए उनमें पंचमी विभक्ति लगती है, और जुगुप्सा, विराम और प्रमाद धातुओं के योग में पंचमी विभक्ति लगती है। नेक्स्ट पॉइंट अपना आ जाएगा पांचवा पॉइंट ये कहता है भू, भू मिस होता है उत्पन्न होना। भू धातु के योग में कर्ता का जो उत्पत्ति स्थान होता है, भू धातु के योग में कर्ता का जो उत्पत्ति स्थान होता है उसमें पंचमी विभक्ति लगती है। भू धातु के योग में कर्ता का जो उत्पत्ति स्थान होता है, यानी कि जो वस्तु जहां से निकलती है, इसमें मेनली नदियों के प्रश्न पूछे जाते हैं। जो नदी जहां से निकलती है वो उसका उत्पत्ति स्थान हो गया, और उस उत्पत्ति स्थान के अंदर पंचमी विभक्ति लगती है। जैसे देखिए क्वेश्चन आ गया, गंगा हिमालयात प्रभवती, गंगा हिमालयात प्रभवती। गंगा हिमालय से निकलती है, तो हिमालय गंगा का क्या हो गया? उत्पत्ति स्थान हो गया। और पॉइंट क्या कहता है कि कर्ता का जो उत्पत्ति स्थान होता है, यहां पर गंगा का उत्पत्ति स्थान हो गया हिमालय, तो हिमालय के अंदर पंचमी विभक्ति लगेगी। अब कारण पे आ जाओ, देखो भवती, भवती की मूल धातु क्या होगी? भू धातु होगी, तो अपन कारण क्या लिखेंगे? इसमें प्र उपसर्ग लगा हुआ है और भू धातु है, तो अपन कारण लिखेंगे भू धातु के योग में हिमालयात में पंचमी विभक्ति है। भू धातु के योग में हिमालयात में पंचमी विभक्ति है। नेक्स्ट 6 नंबर पॉइंट, 6 नंबर पॉइंट ये कह रहा है जन, जन धातु के योग में कर्ता का जो कारण होता है, जन धातु के योग में कर्ता का जो कारण होता है उस कारण के अंदर पंचमी विभक्ति लगेगी। जैसे देखिए आप बहुत अच्छे से पढ़े और अच्छे नंबरों से पास हुए, तो अच्छे नंबरों से पास होने का कारण क्या हुआ? बहुत अच्छे से पढ़ना, है ना। तो जो कारण होगा उस कारण के अंदर पंचमी विभक्ति लगेगी। जैसे देखिए क्वेश्चन आ गया, गोमयात वृश्चिकः जायन्ते, कामात् क्रोधः जायते। दोनों ही उदाहरण को अच्छे से समझना प्यारे विद्यार्थियों। पहला है कि गोमयात वृश्चिकः जायन्ते, गोबर से, गोमयात मिस होता है गोबर से, वृश्चिकः मिस बिच्छू, जायन्ते मिस उत्पन्न होते हैं। तो यहां पर बिच्छुओं के उत्पन्न होने का कारण क्या हो गया? गोबर। और अपना पॉइंट क्या कहता है कि कर्ता का जो कारण होता है, यहां पर वृश्चिका यानी बिच्छुओं के उत्पन्न होने का कारण क्या हो गया? गोबर। तो गोबर के अंदर पंचमी विभक्ति लगेगी। फिर कामात क्रोधः जायते,
काम मतलब इच्छाओं से, क्रोध की जायते मतलब उत्पत्ति होती है। जैसे अपन किसी चीज की इच्छा करते हैं, मुझे ये चीज चाहिए, और बाई चांस अपनी वो इच्छा पूरी नहीं होती है, तो हमें उस समय किसकी उत्पत्ति होगी? क्रोध आएगा। तो क्रोध के उत्पन्न होने का कारण क्या हो गया? वो अधूरी इच्छा होगी, तो उसके अंदर पंचमी विभक्ति लगेगी। अब पॉइंट पे आ जाते हैं। अब देखो, जायन्ते और जायते, इन दोनों की मूल धातु जायन्ते इसलिए है क्योंकि वृश्चिक का बहुवचन है और क्रोधः एक वचन है, इसलिए जायते आया। तो इन दोनों की मूल धातु क्या होगी? जन धातु होगी। तो जन धातु के योग में, जन धातु के योग में गोम्यात और कामात में पंचमी विभक्ति है। गोम्यात और कामात में पंचमी विभक्ति है। ये आपके 6 पॉइंट हो गए। 6 पॉइंट में मेरे हिसाब से आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट, 7वां पॉइंट ये कहता है कि छिपने के कार्य में कर्ता जिससे छिपने का प्रयास करे, छिपने के कार्य में कर्ता जिससे छिपने का प्रयास करेगा, उसमें पंचमी विभक्ति, यानी कि छुपम छुपाई के खेल में अपन जिससे छिप रहे हैं उसके अंदर पंचमी विभक्ति लगेगी। जैसे क्वेश्चन आ गया, कृष्ण मातुः निलीयते। कृष्ण माता से निलीयते में छिपता है। तो पॉइंट क्या कहता है कि जिससे छिपने का प्रयास करेगा। यहां पर कृष्ण किससे छिपने का प्रयास कर रहे हैं? माता से, इसलिए माता के अंदर पंचमी विभक्ति लग जाएगी। और निलीयते की मूल धातु आ गई निलीय। निलीय धातु के योग में मातुः शब्द में पंचमी विभक्ति है कि जिससे अपन छिपने का प्रयास करेंगे उसके अंदर पंचमी विभक्ति लगेगी। नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाइए। 8वां पॉइंट ये कहता है कि वारण, वारण का अर्थ होता है, वारण धातु का अर्थ होता है हटाना। वारण धातु के योग में कर्ता का जो इच्छित पदार्थ होता है, कर्ता का जो इच्छित पदार्थ होता है उसमें पंचमी विभक्ति लगती है। वारण, वारण का अर्थ होता है हटाना। इसके अंदर कर्ता का जो इच्छित पदार्थ होगा उसके अंदर पंचमी विभक्ति लगेगी। जैसे देखिए क्वेश्चन आ गया, कृषकः यवेभ्यः गाम वारयति। कृषकः यवेभ्यः गाम वारयति। किसान अनाज से गायों को वारयति में सटाता है। तो यहां पर किसान का इच्छित पदार्थ क्या हो गया? उसका अनाज, क्योंकि उसने देखिए इतनी मेहनत से वो अनाज लगाया, अगर उसे गायें खा रही है तो वो क्या करेगा? उन गायों को हटाएगा। तो यहां पर कर्ता का, किसान का इच्छित पदार्थ है अनाज, तो विभक्ति किस में लगेगी? अनाज के अंदर लगेगी। तो विभक्ति क्लियर होगी अपने कि यवेभ्य शब्द में। अब आते हैं अपने कारण पे। वारयति, वारयति की मूल धातु है वारण। तो वारण धातु के योग में, वारण धातु के योग में यवेभ्यः शब्द में पंचमी विभक्ति है। वारण धातु के योग में यवेभ्यः शब्द में पंचमी विभक्ति है। अब प्यारे विद्यार्थियों बहुत ध्यान से समझना, 2 पॉइंट और हैं, दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान से समझिएगा। 9 नंबर पॉइंट ये कहता है कि जब दो में से
एक की विशेषता बताई जाए, जब दो पदार्थों में से किसी एक की विशेषता बताई जाए तो जिससे विशेषता बताते हैं, जिससे विशेषता बताते हैं उसमें ये सुन और तरप प्रत्यय के योग में पंचमी विभक्ति लगती है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए क्या कह रहा है कि जब दो में से किसी एक की विशेषता बताई जाए, जब दो में से किसी एक की विशेषता बताई जाए तो वहां पर ये सुन और तरफ, अभी तक अपने शब्द पर आधारित क्वेश्चन देखे, धातु पर आधारित देखे, ये पहला अलग क्वेश्चन है जिसमें प्रत्यय का प्रयोग हो रहा है। तो जिससे विशेषता बताई जाएगी, जैसे कहते हैं राम श्याम से श्रेष्ठ है, तो यहां पर राम की विशेषता बताई जा रही है, परंतु विभक्ति किसमें लगेगी कि जिससे विशेषता बताई जाएगी। यहां पर राम की विशेषता किससे बताई जा रही है कि श्याम से श्रेष्ठ है, तो श्याम से बताई जा रही है, तो विभक्ति श्याम में लगेगी। ठीक है ना। जैसे क्वेश्चन आ गया, अब पहले प्रत्यय समझा देता हूं। ईयसुन प्रत्यय, ईयसुन में क्या होगा, इस ऊ का और ना का लोप हो जाएगा और ईयस शेष बचेगा, ईयस शेष बचेगा, और तरप प्रत्यय में इस पा का लोप हो जाता है और तर शेष बचता है। तो जहां पर ईयस आए वहां तो ईयसुन प्रत्यय होगा, और जहां पर तर आए वहां पर तरप प्रत्यय होगा। जैसे क्वेश्चन आ गया, रामः श्यामात् पटुतरः अस्ति जननी जन्म भूमिश्च सर्वगात् अपि गरीयसी। पहला पॉइंट है कि रामः श्यामात् पटुतरः अस्ति, राम श्याम से पटुतरः में बुद्धिमान है। तो यहां पर राम की किससे विशेषता बताई गई है, श्याम से बताई गई है, तो विभक्ति किसमें लगेगी, श्याम में। दूसरा है कि माता और जन्मभूमि स्वर्ग से भी ज्यादा गरीयसी में महान है, तो यहां पर माता और जन्मभूमि की किससे विशेषता बताई गई है, स्वर्ग से। और पॉइंट क्या कह रहा है कि जिससे विशेषता बताई जाए, तो यहां पर पहले में श्याम से विशेषता बताई जा रही है, दूसरे में स्वर्ग से विशेषता बताई जा रही है। अब तो विभक्ति स्वर्ग में और लगेगी अपने पहले में लगेगी अपने इसके अंदर श्यामात में, दूसरे में लगेगी स्वर्गात में। तो अब कारण पे आते हैं। देखिए पटु तरह, तो तर मैंने किसकी पहचान बताई है, तरप प्रत्यय की, तो पहले में कारण आ गया तरप प्रत्यय, और दूसरे में देखिए यश किसकी पहचान बताई है मैंने, यशुन प्रत्यय की। तो पहले में तो आ जाएगा आपके तरप प्रत्यय के योग में, पहले में आ जाएगा तरप प्रत्यय के योग में, श्यामात में पंचमी विभक्ति है, और दूसरे में आपके आ जाएगा ईयसुन प्रत्यय के योग में, स्वर्गात में पंचमी विभक्ति है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। विभक्ति किस में लगेगी, जिससे पहचान बताई जाए उसके अंदर पंचमी विभक्ति लगेगी। अगला और नेक्स्ट पॉइंट ये कहता है, 10वां पॉइंट, कुछ शब्द लिख रहा हूं, ये ध्यान रखना, ये शब्द हैं, इन शब्दों के अंदर हमेशा पंचमी विभक्ति लगती है। शब्द हैं रीते, रीते में होता है बिना, प्रभृति, प्रभृति में होता है से लेकर, बही,
बही मीन्स बाहर, प्राक, प्राक मीन्स पहले, पूर्वम, पूर्वम, पूर्वम मीन्स भी पहले, अन्य, अन्य मीन्स दूसरा, अनंतरम बाद में, पृथक, पृथक मीन्स अलग, और परम, परम का अर्थ भी बाद में। ये प्यारे विद्यार्थियों, इनमें से अगर कोई सा भी वर्ड आपके किसी सेंटेंस में आ जाए उसमें हमेशा आपके पंचमी विभक्ति लगेगी। जिसमें देखिए जैसे क्वेश्चन आ गया, ज्ञानात रीते मुक्ति न भवति, छात्रः विद्यालयात् बहिः गच्छति। पहला पॉइंट है कि ज्ञानात रीते मुक्ति न भवति। पहले में देखो ज्ञानात विद्यालय दोनों में आते हैं, यानी कि पंचमी विभक्ति क्लियर होगी। अब कारण पे आते हैं। देखो अगर आपने पॉइंट याद कर रखा है तो जैसे आपने देखा रीते आए तो रीते में आपको पता है पंचमी विभक्ति में लगता है, दूसरे में आ गया बही, तो बही आपको पता है पंचमी विभक्ति में लगता है। तो अपन पहले में कारण क्या लिखेंगे, रीते शब्द के योग में ज्ञानात में पंचमी विभक्ति है, और दूसरे में अपन क्या लिखेंगे, बही शब्द के योग में विद्यालयात में पंचमी विभक्ति है। ये प्यारे विद्यार्थियों एक बड़ा और इंपॉर्टेंट कारक आपका अपादान कारक कंप्लीट हो गया। उम्मीद करता हूं आपको एकदम अच्छे से समझ में आया होगा। फिर भी कोई डाउट हो कमेंट में जरूर पूछते रहें, वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करते रहें, और कोई भी डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में जरूर पूछें। बहुत बहुत धन्यवाद।